हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के कंपोनेंट से रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है लॉर्ड लिटन भाई साहब के टेन्योर के बारे में एज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है जी, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं और उसी के लिए आपको 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आर्म्स एक्ट था जो कि 1878 में पास किया गया था, ये प्रिवेंट करता है इंडियंस को टू कीप आर्म्स विदाउट अप्रोप्रिएट लाइसेंस। सेकेंड स्टेटमेंट में बात हो रही है जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का जो सिस्टम था जो कि लॉर्ड मेयो द्वारा शुरू किया गया था, तो ये अबॉलिश कर दिया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड लिटन। तो दो स्टेटमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर वाइसरॉय से रिलेटेड, आपको बताना है कौन कौन सी करेक्ट हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तभी आप इसे मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी कोई भी टिप्स और ट्रिक्स यूज नहीं आएंगी। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है आर्म्स एक्ट के बारे में, करेक्टली बताया गया है 1878 में पास किया गया था, जिसके चलते जो इंडियंस थे उन्हें यहाँ पर प्रिवेंट किया जा रहा था कि वो अपने पास अब असला नहीं रख सकते, कोई भी आर्म्स नहीं रख सकते विदाउट अप्रोप्रिएट लाइसेंस। ठीक है जी। सेकंड में जो बात हो रही है कि जो सिस्टम था आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का जो कि लॉर्ड मेयो द्वारा शुरू किया गया था, करेक्टली बताया गया है, बट ये लॉर्ड लिटन के टेन्योर के दौरान अबॉलिश नहीं किया गया था, ये उस टाइम भी कंटिन्यू कर रहा था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है, तो उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो नाम था इनका रॉबर्ट बुल्वर लिटन, इमेज आप यहां देख सकते हैं। तो ये थे आपके 6th वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, टेन्योर आपको यहाँ मेंशन है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने की, सारी डिटेल्स आपको यहाँ दे दी गई हैं। पहली बात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्म्स एक्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर इन्होंने जो आपका कॉटन था उस पर जो टैक्स लगाया जाता था ब्रिटिश ट्रेडर्स को, वो भी अबॉलिश कर दिया, और जो मैक्सिमम एज थी सिविल सर्विसेज एग्जाम की उसे भी लोअर कर दिया था फ्रॉम 21 टू 19। ठीक है जी। इस तरीके से जितने भी वॉइसरॉयज हैं आपके इंडिया के, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास कंपाइल्ड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उनका टाइम पीरियड क्या है, जैसे कि यहाँ मेंशन किया है, कौन से वाइसरॉय थे और क्या क्या बेसिक क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं या इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि उनके टेन्योर के दौरान पास किए गए थे या लागू किए गए थे। क्वेश्चन के बारे में बात करें, फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल हम मीडियम कह सकते हैं, किस तरीके से आपकी नॉलेज रहेगी किसी भी वॉइसरॉय से रिलेटेड। तो आर्म्स एक्ट के बारे में बात करें तो ये तो हम कह ही चुके हैं कि इंडियंस को बेसिकली प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही थी कि वो किसी भी तरीके का आर्म्स अपने पास नहीं रखें बिना किसी लाइसेंस के, और अगर इसकी वायलेशन होती तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। सेकंड में जो बात हो रही है कि आपके जो यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस थे, तो यहाँ पर उन्हें एग्जेम्पशन दे दी गई थी। ठीक है जी, दोबारा से डिस्क्रिमिनेशन की बात आ गई। फिर बात करें सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस की, लॉर्ड मेयो द्वारा शुरू की गई थी, और इसके चलते क्या रहता था कि जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो आपकी राज्य सरकार जिसे हम कह सकते हैं उस दौरान की, तो वहां पर उन्हें पावर दी गई थी कि जिस तरीके के आपके एक्सपेंडिचर होंगे प्रोविंशियल मैटर्स में, लैंड रेवेन्यू हो गया, एक्साइज हो गई, स्टैम्प्स हो गए, लॉ एंड जस्टिस, तो इन सभी से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उसका कंट्रोल उनके पास रहेगा। और लिटन भाई साहब भी यही चाहते थे और वो एनकरेज भी करते थे प्रोविंसेस को कि वो कलेक्ट कीजिए रेवेन्यू, और साथ के साथ जो उनकी फाइनेंशियल पावर है उससे भी स्ट्रेंथन करने के उन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए थे। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको नॉलेज होना जरूरी है जितने भी हमारे वॉइसरॉयज थे उनसे रिलेटेड। इसके लिए अलग से अपना डेटा कंपाइल कर लीजिए, आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि सपोज आपको यहाँ पर वॉइसरॉयज के नाम दिए गए हों और एक तरफ आपको एक्ट्स दिए गए हों। ठीक है जी, कौन कौन से एक्ट्स उनके दौर पर पास किए गए थे, और आपको पेयरिंग में 3 ऑप्शंस दी गई हैं, बताइए कौन कौन से पेयर्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से आपके मुगल एम्परर्स हैं जिनका किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था सिक्स के साथ। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, और उसी से रिलेटेड आपको 4 कोड यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली अगर आपने इंपॉर्टेंट वॉर्स पढ़े होंगे सिक्स के साथ जितने भी हुए हैं, काफ़ी इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जहांगीर की लड़ाई हुई थी गुरु अर्जुन देव के साथ, जो कि 5th सिख गुरु थे और बेसिकली शहीद हो गए थे वो इस लड़ाई में। उसके बाद जो आपके 6th गुरु थे गुरु हरगोबिंद, उन्हें भी इन्होंने जेल में डाल दिया था और कुछ सालों बाद रिलीज किया था जब उन्हें लगा किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। शाहजहां के बारे में बात करें तो उन्होंने भी गुरु हरगोबिंद सिंह की जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था उस पर ऑफेंस ले लिया था, काफ़ी असॉल्ट्स किए उन्होंने अमृतसर में, और सिख्स को फोर्स किया कि वो शिवालिक हिल्स पर रिट्रीट कर जाएं। फिर औरंगजेब के बारे में बात करें तो आपके जो 9th सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह,
तो बेसिकली उनके साथ भी उनकी लड़ाई हुई जिसमें ये आपके शहीद हो गए थे, और बाद में जो आपके 10th गुरु थे उनके साथ भी इनकी बैटल हुई थी। ठीक है जी। वहीं बात करें अकबर भाई साहब के बारे में, काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट है कि वो बेसिकली आपके रिलीजियस फ्रीडम को सपोर्ट करते थे, और उन्होंने विजिट भी किया था गुरु अमरदास का लंगर, और वहाँ पर काफ़ी उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा सिखिज्म का, और उसी के चलते उन्होंने वहाँ पर लैंड भी डोनेट की थी इस पर्टिकुलर लंगर को, और किसी भी प्रकार का मुगल्स का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा था सिक्स गुरुज के साथ अंटिल हिज डेथ, जो कि आपकी 1605 की बात है। ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में अगर पता होता 6 के, बहुत इजीली आप इसे मार्क कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहां बात हो रही है चरवाका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा इस तरीके के टर्म्स का। 4 कोड्स आपको यहां प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है ये रिजेक्ट करता है सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि भगवान, आत्मा, गॉड एंड सोल, बट एक्सेप्ट करता है मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट जैसे कि आपके आफ्टर लाइफ या फिर मोक्ष हो गए। सेकेंड में कह रहे हैं ये आपका इवॉल्व हुआ था अराउंड 6 to 7 सेंचुरी सी। थर्ड में कह रहे हैं ये बेसिकली परसेप्शन रखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स को मानते हैं कि वो वैलिड और रिलायबल सोर्स है नॉलेज का। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं यहाँ पर। आज का जो हमारा 2 मिनट्स का सेशन था पर्टिकुलरली इस इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी पर ही डेडिकेटेड था। अगर आपने वो अटेंड किया हो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, बताइए यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है कि सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट जो कि भगवान और आत्मा की बात हो रही है कि वो रिजेक्ट करते थे, करेक्टली बताया गया है, बट साथ के साथ जो आपके मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स थे आफ्टर लाइफ और मोक्ष के, ये इसे भी रिजेक्ट करते थे। ठीक है जी। अब आपकी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो उसके बेसिस पर आप सी और डी को रूल आउट कर सकते हैं, फिर रहती है आपके पास ए और बी ऑप्शन। अब आपको इन दोनों में से कोई एक फैक्ट पता होना जरूरी है, स्पेशली सेकंड के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि कब ये इवॉल्व किया गया था। तो ये आपका 5th to 6th सेंचुरी बेसिकली बीसी में इवॉल्व हुआ था, ना कि आपका सीई में इवॉल्व हुआ था। इंपॉर्टेंट है इस तरीके से पता होना कि कौन से जो आपके इंडियन स्कूल्स हैं कब वो इवॉल्व हुए थे, कब उनका बेसिकली ग्रोथ हुआ था। तो इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आए तो बहुत इजीली आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, स्कूल्स के नाम यहाँ पर दिए हों, फिर टाइम पीरियड आपको बताया गया हो, यहाँ पर पेयरिंग के तौर पर आपको पूछ लिया जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, अब कितनी आपकी नॉलेज है इस तरीके के स्कूल्स ऑफ फिलोसफी से रिलेटेड, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चरवाका लोकयता एक एंशियंट स्कूल ऑफ इंडियन मटेरियलिज्म है, काफ़ी पॉपुलर बिलीफ सिस्टम माना जाता था उस दौरान। साथ के साथ फाउंडर के बारे में आपको पता होना जरूरी है, बृहस्पति। फिर टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड के दौरान इवॉल्व हुई है। फिर जो हमने बात की सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट्स और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फिर एक और खास बात है कि यहाँ पर परसेप्शन आपके 2 टाइप्स के माने जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब क्या है ये परसेप्शंस, आपको यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है उस पर टैप कीजिए और आप पढ़ सकते हैं इस पूरे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में। ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मिनट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली डिस्कस किए जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट बातें वहाँ की जाती हैं, ताकि जो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज यहां पर पूछी गई है किस्सा और वार के बारे में, कि बताइए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी आपकी एक ऑप्शन है जो कि करेक्टली इसे डिस्क्राइब करती है। पहले में कह रहे हैं मिस्टिकल पोएट्री ऑफ कश्मीरी सेंट्स है। सेकंड में कह रहे हैं आपके जो मेवाड़ राजपूत के अकाउंट है वो बताए गए हैं बार्ड्स द्वारा। सेकंड में कह रहे हैं लव बैलेड्स हैं एंड हीरोइक पोएट्री है पंजाबी में। और थर्ड में कह रहे हैं स्टोरीज हैं आपके रिलेटेड टू बुद्धिस्ट टंका कल्ट्स। तो 4 ऑप्शन दी गई हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा इन टर्म्स के बारे में तभी आप आंसर कर पाएंगे। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आप देखें किस्सा एक तरीके से आपका हिंदी पंजाबी का ही वर्ड है और उसी के आधार पर आपकी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था आपका, इजी लेवल की हम डिफिकल्टी कह सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज पूछी गई थी। तो बेसिकली अरेबिक ओरिजिन है किस्सा का, इसका मतलब क्या है, टेल यानी कि कहानी। ठीक है जी। और पंजाबी कंटेक्स्ट में बात करें तो किस्सा आपका डेवलप हुआ था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन पोएट्री। अब इस तरीके के वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। वहीं बात करें वार के बारे में तो उसका मतलब है एपिक, और ढोला का मतलब होता है बैलेड।
किसी भी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार इस तरीके के ऑफ बीट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आए, थोड़ी सी अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें कि देखें, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस में ही बात करें कि आपके कश्मीरी सेंट से रिलेटेड तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था ये। फिर आपके जो मेवाड़ राजपूत है, इसमें आप थोड़ा सोच सकते हैं, राजपूत के बारे में बात हो रही हो सकता है, उनके किस्से के बारे में बता रहे हो। बुद्धिस्ट से तो डेफिनेटली ही आपका ये कोई लेना देना नहीं है। तो दो ऑप्शंस के बीच में यहाँ पर आप सोच सकते थे कि ये बी हो सकती है या सी हो सकती है, तो थोड़ा बहुत आप नॉलेज लगाते हुए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते थे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का फाइनल क्वेश्चन, बात हो रही है खजुराहो टेम्पल्स के बारे में। आपको यहाँ पर बहुत सिंपल सी दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि ये आपका डेडिकेटेड है ओनली टू वन रिलीजन, और सेकंड में कह रहे हैं बेसिकली दे आर द स्पेसिमेंस ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। ठीक है जी, तो दो स्टेटमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर टेम्पल से रिलेटेड, खजुराहो टेम्पल से रिलेटेड। बताइए यहाँ पर कौन कौन सी करेक्ट हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपकी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि आपकी सिर्फ एक ही रिलीजन की बात नहीं हुई है, यहाँ पर आपके हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों की ही बात की गई है इस पर्टिकुलर टेम्पल में। ठीक है जी, तो फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन था, इजी मीडियम डिफिकल्टी लेवल कह सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, एक ग्रुप है आपके हिंदू और जैन टेम्पल्स का जो कि मध्य प्रदेश में है, इंडिया में। ठीक है जी, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका इस तरीके के टेम्पल्स हैं वहाँ पर। अब खास बात क्या है कि दे आर वन ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो काफ़ी हेरिटेज साइट्स अभी रिसेंटली भी हमने आपकी डिस्कस की हैं, रिसेंटली अनाउंस भी, ऐड भी की गई हैं कुछ कुछ। तो उसी तरीके से आपके लिए एक स्टैटिक नेचर का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। ठीक है जी, तो फेमस क्यों है? इनका जो नागरा स्टाइल आर्किटेक्चरल है, उसका जो सिम्बलिज्म है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये आपके बिल्ड किए गए थे बिटवीन 950 एंड 1050 बाय चंदेला डायनेस्टी। और बेसिकली यहाँ पर आपके विष्णु, शिव जी और जो आपके जैन तीर्थंकर्स हैं उनको ये डेडिकेटेड है। ठीक है जी, काफ़ी इस तरीके के जो टेम्पल्स रहते हैं। खास बात क्या रही यहाँ पर कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को डेडिकेटेड नहीं, यहाँ पर आपके हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों के बारे में ही बात की गई है। ठीक है जी, सिंपल से क्वेश्चन थे आज के। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से डेली अपना DND इनिशिएटिव हो गया, और फिर ऑल्टरनेटिव डेज में आपको एडिटोरियल सेगमेंट दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सटेंसिवली जो आपका न्यूज़पेपर का काम है बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। फिर आपका जो 2 मिनट्स का सेशन है जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स आपके डिस्कस किए जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो ये तीनों इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेडिकेटली डेली फॉलो कीजिए, और फिर प्रीलिम्स के चलते अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कीजिए। ठीक है जी, प्रीमिक्स के चलते सॉरी, कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, या कितना आपको और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो सिंपल सी चीज़ें डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और जाने से पहले पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको अलग अलग बंडल्स क्रिएट किए गए हैं। अगर आपको सिर्फ करंट पोर्शन ही पढ़ना है तो उसके लिए अलग है, फिर आपका स्टैटिक और करंट कंबाइंड भी यहाँ पर मेंशन किया है। सभी में 50% डिस्काउंट लगा दिया गया है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बात करें, विद वीडियो सोल्यूशन जो आपकी थी 5000 की, वो 2500 की कर दी गई है। विदाउट वीडियो सोल्यूशन आपकी जो 3500 की थी 1750 की कर दी गई है। और फिर आपकी एक नई फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, 10 टेस्ट, जो कि आपका 999 का ही है, या फिर अगर आपको सारी चीज़ें लेनी हो कॉम्बो कोर्स में तो आपकी 5500 की हैं। इसके अलावा बैच 4 के कोर्सेज आपके लॉन्च किए गए हैं, एनरोलमेंट डेट एक दिन और एक्सटेंड कर दी गई है यहाँ पर। ठीक है जी, कौन कौन से बैचेज हैं आपके? PCM जो कि आपका GS के लिए है, फिर आपका सोशियोलॉजी मेंस बैच है, PSIR का आपका ऑप्शनल बैच है, फिर आपका SA का मेंस बैच है। इंपॉर्टेंट है सभी बैचेस, आप सभी से रिलेटेड डिटेल्स जितनी भी हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। क्या इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।